नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर नेपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। नेपाल के पोखरा में हुआ विमान क्रैश। येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। 68 यात्री थे विमान में सवार। हादसे में अब तक लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू से पोखरा के विमान में भरी ये उड़ान भरी थी और इस दौरान ये बड़ा हादसा। येती एयरलाइंस की ये विमान थी जिसमें 68 यात्री विमान में सवार थे। इस दौरान हादसे में लगभग 13 लोगों की मौत बताई जा रही है और देखिए ये संख्या बढ़ भी सकती है। ये बड़ी दुर्घटना नेपाल से सामने आ रही है, जहां काठमांडू से पोखरा के लिए ये विमान भरी जा रही थी उड़ान और इस दौरान विमान क्रैश हो गया और ये बड़ा हादसा। इस वक्त नेपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नेपाल के पोखरा में ये विमान क्रैश हुआ है और अभी राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। और किस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई है, ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। काठमांडू से पोखरा के लिए विमान ने उड़ान भरी थी और पोखरा पहुंचने पर यह हादसा हो गया, जहां विमान क्रैश कर गया। देखिए बड़ी संख्या में 68 यात्री इस विमान में सवार थे। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है और माना जा रहा है कि यह संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से विमान क्रैश हुआ है पूरे विमान में आग लग गई और धू धू कर ये धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। काले धुएं का ये गुब्बारा और लोग लगातार मौजूद हैं। इस पूरे हादसे को देखकर हर कोई राहत बचाव का कार्य लगातार जारी। 68 यात्री इस विमान में सवार थे। काठमांडू से पोखरा जा रही थी और पोखरा में यह हादसा हो गया। हादसे में लगभग 13 लोगों की मौत हो गई है। राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। काठमांडू से पोखरा के लिए यह विमान उड़ान भरी थी और पोखरा पहुंचने पर यह विमान क्रैश हो गया। नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। 68 यात्री इस विमान में सवार थे। ये बड़ी दुर्घटना इस वक्त नेपाल से, जहां पर काठमांडू से पोखरा की ओर ये विमान ने उड़ान भरी थी और इस दौरान पोखरा पहुंचने पर यह हादसा हो गया, जहां विमान क्रैश हो गया और इस विमान में 68 यात्री सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो 13 की मौत की पुष्टि की गई है। अभी भी राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। लगातार जो आग लगी हुई है, ये धुएं का गुबार जो देखने को मिल रहा है, उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है और लगातार उनकी पहचान भी की जा रही है। और इस वक्त मौके पर तमाम रेस्क्यू टीम मौजूद है, जो इस दौरान रेस्क्यू करने में लगी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर देश को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। यह उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। पीएम ने आगे कहा कि आज वंदे भारत को लेकर जिस तेजी से काम हो रहा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह 2023 की पहली ट्रेन है। हमारे देश में 15 दिनों के भीतर यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। यह दिखाता है कि भारत में कितनी तेजी से वंदे भारत अभियान प्रगति पर है। यह देश की ट्रेन है। इसकी रफ्तार के कितने ही वीडियो लोगों के दिलों पर, दिमाग में छाए हुए हैं। एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को
विशेषकर इन राज्यों के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, उच्च मध्यम वर्ग को वंदे भारत ट्रेन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है, हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है। ये वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आज 67वां जन्मदिन है। मायावती के जन्मदिन को बीएसपी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। इस दौरान मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ ही अपने जन्मदिन के अवसर पर एक किताब का विमोचन भी किया। तो आज मायावती का, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 67वां जन्मदिन है। छोटा व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी यहाँ काफी दुखी हैं और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई व हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। मजदूर, छोटा व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी यहाँ काफी दुखी हैं। तो आज जन्मदिन का मौका और देखिए बीएसपी सुप्रीमो ने प्रेस वार्ता कर एक तरफ लोगों को आभार व्यक्त किया, जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का आभार दिया, इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं सीएम योगी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर मायावती को जन्मदिन की बधाई देकर लिखा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 67वां जन्मदिन है। इस मौके पर जहां लगातार कार्यकर्ताओं में बीएसपी कार्यकर्ता इस जन्मदिन को जन कल्याणी दिवस के तौर पर मना रहे हैं और इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। तो वहीं 11 बजे के करीब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सभी को आभार व्यक्त किया और इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। तो तमाम बड़ी बातें कही इस प्रेस वार्ता के दौरान। बीजेपी सरकार में गरीबों का शोषण हो रहा है, बीजेपी के शासनकाल में हालत खराब है, देश में गरीबी और महंगाई बढ़ी है, इसका जिक्र किया।
गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मकर संक्रांति पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तरायण के सूर्य भगवान सभी के स्वप्नों को नई ऊष्मा प्रदान करें। आप सभी दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहें, यश एवं कीर्ति को प्राप्त करें। मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस मौके पर प्रदेश के मुखिया गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं, गोरखपुर में मौजूद है। 4 दिवसीय उनका ये पूरा दौरा है और इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पर्व की बधाई दी है। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने मनाया मकर संक्रांति का पर्व और इस मौके पर पूर्वांचल के विधायक और सांसदों के साथ किया सहभोज। गोरखनाथ मंदिर के मुख्यमंत्री आवास पर यह सहभोज हुआ, जिसकी तस्वीर भी साझा की गई। चूंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस मौके पर खिचड़ी का ये पर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बनाया और इस दौरान पूर्वांचल के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे, जहां सभी ने मिलकर यह सहभोज किया। मुख्यमंत्री आवास गोरखनाथ मंदिर में जो मौजूद है, वहां पर यह सहभोज किया गया। आगरा के तीर्थधाम बटेश्वर पहुंचे सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कराई। इस दौरान रामगोपाल यादव ने देश में सुख शांति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यमुना नदी में नौका विहार किया। अब खबर मेरठ से, जहां पर पेट्रोल पंप कर्मियों की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। पेट्रोल कम डालने का विरोध करने पर महिला सहित युवक को लाठी डंडों से पीटा गया। लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं ये पंप कर्मी। तो वहीं पीड़ित युवक ने थाने में गुंडागर्दी की शिकायत की। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के रोहटा रोड पर एचपी पंप का ये पूरा मामला है। तो किस तरह से पेट्रोल पंप के कर्मियों की ये गुंडागर्दी देखने को मिली है, और अधिक जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ चुके हैं। अतुल, किस तरह से देखिए पेट्रोल पंप के कर्मियों की ये गुंडागर्दी देखने को मिल रही है? देखिए, मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र का मामला है, जहां पर पेट्रोल पंप कर्मी किस तरह से जो वहां पर पेट्रोल लेने आए हैं लोग, उन पर पिटाई कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो ये गुंडागर्दी पहले भी कई बार देखने को मिली है। लगातार इसी तरह से ये पेट्रोल कर्मी जो है लगातार गुंडागर्दी करते हैं, तेल कम डालते हैं और उसके बाद में अगर कोई विरोध करता है तो इसी आप वहां पर सरेआम इसी तरह से पिटाई करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो एक महिला को काफी गंभीर चोट लगी है और उसके साथ साथ देखा जाए तो पेट्रोल पंप जो कर्मी है अभी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लगातार देखा जाए मेरठ के अंदर पहले भी ऐसे कई वारदात सामने आ चुके हैं। वहीं अगर इन
पेट्रोल कर्मी की गुंडई की बात की जाए तो लगातार कई बार ऐसे पहले भी हो चुका है और लगातार इसी तरह से आम जनता से व्यवहार करते हैं और बदतमीजी करते हैं। इसके साथ ही अतुल, अभी अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम शिकायतें आई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इन पेट्रोल कर्मियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उच्च अधिकारियों का कहना है कि मामले को संज्ञान में आते ही जांच की जा रही है, पुलिस जांच कर रही है, जिसका भी जो कमी पाई जाती है, जो महिला है उनके द्वारा अगर तहरीर दी जाती है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिनकी चोट लगी है, जो महिला है, जो कस्टमर थी, उनकी तरफ से अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जिसको लेकर के पुलिस इंतजार कर रही है और मामले की जाँच कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है कि इस मामले को लेकर के विवाद हुआ था और क्यों ये विवाद हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अतुल। अब बात चंदौली की करेंगे, जहां पर 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। मोबाइल टावर से बैटरी चुराने का आरोप है। चोरी की 5 बैटरी और एमपी नंबर की स्कॉर्पियो बरामद हुई है। पकड़े गए चोर एमपी के सीधी जिले के निवासी हैं। दूसरा चोर बलुआ थाना क्षेत्र का निवासी है। तो बरामद बैटरी की कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी गई है। तो चोरी की 5 बैटरियां बरामद की गई हैं। पकड़े गए चोर एमपी के सीधी जिले के निवासी हैं। अब खबर कन्नौज से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। तो फिरोजाबाद के मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रही थी बस में सवार करीब 25 सवारी घायल। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस, रेस्क्यू जारी। वह छिबरा मऊ कोतवाली अंतर्गत निगम मंडी के पास की ये पूरी घटना है। तो बस में सवार करीब 25 सवारी घायल हो गए हैं इस हादसे में। तो मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू लगातार जारी। छिबरा मऊ कोतवाली अंतर्गत निगम मंडी के पास ये घटना हुई है। तो कन्नौज का ये पूरा मामला, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। सुबह तड़के की ये पूरी घटना है। फिरोजाबाद के मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रही थी ये बस और इस दौरान ये सड़क हादसा। बस में सवार करीब 25 सवारी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चालू किया और इस दौरान सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो कोतवाली अंतर्गत निगम मंडी के पास की ये पूरी घटना है। तो श्रद्धालुओं से भरी ये बस पलटी। सीएम योगी की अगुवाई में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार मंदिर निर्माण का 60% से अधिक कार्य संपन्न हो चुका है। निर्माण कार्य की तेजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगले साल यानी कि जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिर में गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगले साल मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं को विश्व के सबसे दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन हो सकेंगे। भव्य मंदिर, दिव्य राम मंदिर। राम मंदिर का 60% का काम पूरा। अक्टूबर में तैयार होगा मंदिर का ग्राउंड फ्लोर। तारीख का हुआ ऐलान, 24 में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए सैकड़ों वर्षों की साधना हो, सबने कामना की रामलला साकार रूप में अपना रूप दिखाए। जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए 4 शताब्दियों का संघर्ष हुआ, जज्बातों की आंधी रफ्तार के साथ बहती गई, फैलती गई, अपने सानिध्य में लेती गई। जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा के अनंत अध्याय लिखे गए,
जिसमें सबकी अपनी स्मृतियां हैं। उन स्मृतियों में राम की कृतियां अलग अलग रूपों में दिखी। अब उस राम मंदिर के पूरा होने का वक्त आ गया है। गर्भगृह का काम प्रतिशत में अगर पूछेंगे तो 60% के लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर का हम लोगों ने पूरा का काम शुरू कर दिया है और इसमें सारे जगह पत्थर लग चुके हैं, अपने पिलर वगैरह के जो काम, और गर्भगृह के और गुड़ मंडप के जो दीवार दिख रहे हैं वो दीवार का काम भी अपने 60-70% पूरे हो चुके हैं। परकोटा हमारा यहाँ से मंदिर टेम्पल फुटप्रिंट से ऑल अराउंड पेरीफेरी देखेंगे तो 25 से 27 मीटर दूरी पे परकोटा बन रहा है और परकोटे की टोटल लंबाई 762 मीटर है और उसमें परकोटे में 4 कोने पे 4 मंदिर रहेंगे। प्रवेश द्वार का सिंह द्वार जैसा आपने एंट्री के समय देखा होगा, वहाँ पे पूरब दिशा में है। हमारा जो सीलिंग हाइट है मंदिर का वो 19 फीट 11 इंच है और जो चौड़ाई है पिलर टू पिलर करीब मिनिमम 12 फीट का वहाँ पे आगे में दिख रहा है। अब 1 साल से कम का वक्त रह गया है। उसके बाद रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला अपने भव्य दरबार में विराजेंगे, दोनों हाथ उठेंगे, हिंदू धर्म की असंख्य आवाजें और कहा जाएगा जय सिया राम। अयोध्या इस बार नए अध्याय की साक्षी बन रही है। आने वाले 365 दिनों में राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया आज भगवान राम के द्वार पर है, जहां रामलला के आंदोलन का इनाम आत्मा को असीम शांति देने वाले सुख की परिणति होने वाली थी। वो स्थान जहां कार सेवकों का स्वप्न पूरा होने वाला है, वो स्थान जहां गूंजने वाला है राम भक्तों के असंख्य भक्तों की भक्ति, वो स्थान जहां रामलला विराजेंगे। राम मंदिर का 60% निर्माण पूरा। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बनकर तैयार। परकोटे का मंदिर तेजी से बनाया जा रहा। मंदिर निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होगा। दूसरा चरण दिसंबर 2024 में पूरा होगा। भगवान राम के शांति चित्त से दुनिया को वाकिफ कराने के लिए आस्था के साथ तेजी से काम जारी है। गर्भगृह के 6 खंभों का निर्माण हो रहा है। इन्हें मकराना के मार्बल से बनाया जा रहा है। मार्बल के खंभे नुमा पीस को एक दूसरे में जोड़कर तैयार किया जा रहा है। ये खंभे 19.3 फीट ऊंचे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य मंदिर के गर्भगृह में फर्श, मेहराब, रेलिंग, दरवाजे के फ्रेम सफेद मकराना संगमरमर से ही तैयार किए जाएंगे। इनकी गड़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि जनवरी 2024 में मंदिर में दर्शन पूजन शुरू हो सकेंगे। मंदिर निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कुल खर्च का अनुमान करीब 1800 करोड़ रुपए लगाया गया है। 21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है, 2-4 दिन दिसंबर में भी हो सकता है। जो गर्भगृह की मूर्ति बनेगी वो बालक राम की प्रतिमा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान की अर्चना है वो पुत्र रूप में है। अयोध्या में राम जी की पूजा कहीं जामाता दामाद के रूप में है, कहीं राजा के रूप में है, कहीं वनवासी रूप में है। यहाँ राम की पूजा। गर्भगृह में विराजमान होने वाले भगवान श्री राम की मूर्ति 5 साल से 7 वर्ष के बीच बालक स्वरूप में होगी। इसके साथ ही उस मूर्ति में उंगलियां कैसी हो, चेहरा कैसा हो, आंखें कैसी हो, इस बात पर देश के बड़े बड़े मूर्तिकार मंथन में जुटे हैं। भगवान श्री राम की मूर्ति 8.5 फीट लंबी होगी, जिसको बनाने में 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा। मूर्ति के लिए ऐसे पत्थरों का चयन किया जाएगा जो आकाश के रंग का हो, यानी आसमानी रंग का हो। ट्रस्ट ने अभी इन मूर्तिकारों से मूर्ति का डायग्राम तैयार करने को कहा है। लिहाजा भगवान की आंख से लेकर चरणों तक श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके, इसका भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही भगवान रामलला की 5 साल के बालक की खड़ी हुई मूर्ति पर विचार विमर्श चल रहा है। तो राम मंदिर जो है बन रहा है और लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी राम मंदिर बन जाए तो हमारे देश के लोगों का इतना भला होगा कि लोग साक्षात भगवान का दर्शन भी करेंगे, पूजा भी करेंगे
और भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि ये अयोध्या नगरी है भगवान राम के जो है बहुत करीबी हनुमान जी भी हैं। तो हम लोगों से एक सलाह भी देते हैं और लोगों को कि लोग भगवान की बात को जो है सुने, जो रास्ता उन्होंने बताया उस पर चलें भी। और मुस्लिम समाज की क्या राय है इसमें मंदिर बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, हमारा मुस्लिम समाज जो है वो मंदिर के विरोध में नहीं है, ना भगवान राम के विरोध में कभी रहा है ना रहेगा, क्योंकि हमारा मजहब जो है हर मजहब का सम्मान करता है। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदुओं के साथ में रहते हैं और हिंदुओं के साथ में जो हमारे ताल्लुकात हैं वो हमेशा बेहतर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।